मिल रहा मैं है। कह सकता हूं कि जिस देश के एप्पल के फोन को अगर हिंदुस्तान ने फेंक दिया तो वो एप्पल सड़ा हुआ एप्पल सड़ जाएगा। हम विश्व के सबसे बड़े मार्केट बने हैं बाजार यस में। यस, इसीलिए झुकना पड़ रहा है लोगों को। बिल्कुल। पाकिस्तान बिलबिला गया, उसकी समझ नहीं आ रहा, उसके बावजूद ये नकार रहा है कि हमारे यहाँ कुछ हुए नहीं है। और तीनों दरवाजों से पाकिस्तान की तरफ केवल गोलियों की बौछार, मिसाइल और ड्रोन ही आ रहे हैं। हिंदुस्तान से पंगा लिया, 2 दिन से मुंह की खा रहा है। पहली बार भारत में किसी धर्म के नाम पर अटैक किया, और धर्म के नाम पर अटैक किया, ये उनको उल्टा पड़ गया। ये सीधे हमारी एकता में और हम मजबूत हो गए। अप कर रहे थे, पुशअप कर रहे थे, उनके भरोसे क्या टूट पड़ा हिंदुस्तान से, और उसके बाद अब मात खानी पड़ रही है। तो अब ये नंगा हो गया, ये भिखमंगा, ये कहीं भी भीख भी नहीं पाएगा, ये बच नहीं पाएगा जब तक ये शरणम गच्छाम भारत के सामने नहीं आएगा। नमस्कार, मैं हूं संजय प्रताप सिंह चौहान और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज एक्स। लाइव न्यूज एक्स के स्टूडियो पर आज एक खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्हें लंबा समय हुआ पत्रकारिता में राजनीति की बात हो या फिर रक्षा क्षेत्र के उन तमाम गूढ़ मूल मंत्र, उन तमाम यंत्र के बारे में जानकारी हो, और किस तरीके से विश्व जगत में हथियार चलाए जाते हैं उनका भी उनको काफ़ी नॉलेज है। आज हम उनके साथ बात करेंगे। मैं स्वागत करता हूं बड़े दिल के साथ में सीनियर जर्नलिस्ट शिवशरण सिंह जी का। नमस्ते और आपका बड़ा स्वागत है स्टूडियो में। और जिस मुद्दे पर मैं आप बात करने के लिए आज बुलाया हूं दादा आपको, बड़ा गंभीर और गमगीन मुद्दा है। माहौल इस समय देश का रोष में भी है और एक तरह से जोश में भी है और गमगीन भी है। जिस तरीके से पहलगाम में सिंदूर माथे से पोंछा गया उन तमाम कायरों के द्वारा, आज उन कायरों के ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जिस सिंदूर की बात हुई, उसी सिंदूर को देखते हुए सरकार ने जो मिशन सिंदूर रखा, उस नाम की गंभीरता को आप किस तरीके से देख रहे हैं, और जो पलटवार किया गया मिशन का उसे कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं लाइव न्यूज़ एक्स पर आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, आपने हमको बुलाया। देखिए, आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज सबसे दिन कौन सा है। 22 अप्रैल के बाद देश का जो गमगीन माहौल रहा, और उसके बाद उसका जवाब उन नापाक इरादों को ठीक करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अधिकार पाया विपक्ष से, संपूर्ण विपक्ष से, और जो अधिकार उन्होंने तीनों सेनाओं को दिया कि आप समय और स्थान तय करिए और आतंकवाद का खात्मा आपको करना है। और उस पर आज जो 2 दिन से घटनाएं चल रही हैं, जो गमगीन की बात की जा रही थी, सिंदूर पोंछा गया, और ये सिंदूर ऑपरेशन का नाम जो हमारी सेना ने दिया, वास्तव में वो जो गम था वो सब भूल गया 2 दिन के अंदर। इतने में ही लोग संतुष्ट हो गए, जबकि अभी कुछ भी नहीं हुआ है। जिस हिसाब से भारत सरकार की तैयारी है, जिस तरीके से सेनाएं तीनों अपना व्यूह रचना रच करके काम कर रही हैं, और जिस तरीके से भारत की संपूर्ण जनता, इवन आपका जम्मू कश्मीर, जहां 1971 के बाद वो माहौल नहीं क्रिएट हुआ जो इस बार हुआ। क्यों आपने किसी धर्म का नाम लेकर के आपने मत्थे पे गोली मारी, सिंदूर पोंछा। उसका जवाब हमारी सेना ने दिया, और ऐसा जवाब दिया है कि वो पाकिस्तान बिलबिला गया, उसकी समझ नहीं आ रहा। उसके बावजूद ये नकार रहा है कि हमारे यहाँ कुछ हुए नहीं है। बाद में वो आ रहा है धीरे धीरे, जब उसको डैमेज हम लगातार करते जा रहे हैं। लेकिन इससे पाकिस्तान की बहुत दयनीय स्थिति है। उसके बाद भी सीना तान करके वो अपना अकड़ने की कोशिश कर रहा है, जबकि संसद में उसके सांसद और मिनिस्टर सब रो रहे हैं, और उसकी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये जिन आतंकवादियों को पनाह देने का इन लोगों ने दुस्साहस किया है, उसका दुष्परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा, और जल्द ही कुछ बड़े परिणाम दिखाई पड़ेंगे। मेरा दूसरा सवाल दादा आपसे ये कि जिस कश्मीर की बात होती थी, कभी वहाँ तिरंगा फहराने के में लोगों को दिक्कत होती थी, जान से मार दिया जाता था। उसी कश्मीर में भले पहलगाम हुआ हो, लेकिन उस कश्मीर को पहलगाम की घटना के समर्थन में बंद होते हुए मैंने अपनी उम्र में पहली बार देखा है। आप तो बहुत सीनियर हैं, लेकिन उस कश्मीर को बंद होते हुए मैंने पहले, मतलब आतंकी घटना के विरोध में पहली बार बंद होते हुए मैंने अपनी छोटी सी उम्र में देखा है। इस बदलाव का कारण क्या देखते हैं आप? देखिए, इस बदलाव का कारण 2014 है। इस देश की जनता ने जो
एक नेतृत्व दिया। आप याद करें 1971 जब देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जो उनका एटीट्यूड था, जो शासक एक सख्त शासक होना चाहिए, और जो उन्होंने जो काउंटर दिया था, तभी तो भारत पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। बिल्कुल वैसे ही नेतृत्व हमको मिला है। ये नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व आपको मिला है और उनके जो अपने कार्यशैली है, देश के पहले देश, उसके बाद पार्टी, उसके बाद और कुछ, तो ऐसा हमारा जो नेतृत्व हमको मिला है, उसकी वजह से मुख्य कारण यह है कि नेतृत्व मजबूत होने की वजह से आज सेना बिल्कुल फ्री है। ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई घटना हो गई, आप ले लीजिए, आप मुंबई की घटना को आप ले लीजिए, उसके बाद उस समय क्या स्थितियाँ रहीं कि सेना को वो अधिकार नहीं दिए गए। आज जो अधिकार मिले हैं खुल के, ये कहा गया ना, प्रधानमंत्री या भारत सरकार निर्णय नहीं ले रही है। प्रधानमंत्री ने सीधे कहा कि समय स्थान सेना तय करे, रिजल्ट चाहिए, तो इसीलिए रिजल्ट मिल रहा है और मिलेगा। और बात रही है कि आज पहली बार जो हमने देखा है, हमने पहले ही बोला 1971 के बाद जो स्थिति आई, आज पूरे जम्मू कश्मीर में जहाँ तिरंगा लहराया नहीं जाता था, जहाँ जाने से लोग डरते थे, वहाँ आज हमारा तिरंगा लहरा रहा है लगातार। और सारी चोटियों पे आप देखिए, जो भी हमारी सीमाएं हैं, आप जम्मू कश्मीर के बॉर्डर की जितनी सीमाएं आप 2-3 दिन के अंदर वॉच करिए, सब कहीं हमारा तिरंगा लहरा रहा है। कहीं पर भी तिरंगा आपको ऐसा नहीं कि वो गुम हो गया हो। हमारे जवान डटे हुए हैं और ये जो धर्म के नाम पर हत्याएं की गई हमारे नागरिकों की, उसी वजह से पाकिस्तान की जो साजिश थी कि भारत में हिंदू और मुस्लिम का बंटवारा शुरू हो जाए, यहाँ से दंगा शुरू हो जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। उसमें हुआ क्या, पूरा हिंदू पूरा मुसलमान एक हो गया। इवन जम्मू कश्मीर में कभी किसी आतंकवाद के खिलाफ कोई जुलूस या श्रद्धांजलि या जुलूस निकाल विरोध नहीं हुआ, लेकिन एक मत से सभी लोगों ने, चाहे जिस धर्म जात के रहे हों, सब ने लगा कि जम्मू कश्मीर से और पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरा देश में एक गमगीन देश विरोध प्रदर्शन में खड़ा रहा। ऐसी एकता कभी दिखाई नहीं पड़ी। भले भाजपा की विचारधारा से अन्य विपक्ष की पार्टियां सहमत नहीं हैं और होना भी नहीं चाहिए, अपनी अपनी विचारधारा होती है, लेकिन इस घटना के बाद जो विपक्ष ने भी अपना एका दिखाया सत्ता पक्ष के साथ, राष्ट्र के नाम पर, देश के नाम पर, ये उसका नतीजा है कि एक मजबूत नेतृत्व हमारे सामने है। उसको ये पूरे अधिकार मिलने चाहिए जिससे कि भारत की जनता के मंशा के अनुरूप वो काम करे, और वो काम हो रहा है। उसके लिए हम सेना को जय हिंद सैल्यूट करते हैं। बिल्कुल, जय हिंद मैं भी बोलता हूँ। एक बदलाव जो मैंने देखा, जो महसूस किया, कि जो कश्मीर कभी अपने में उलझा रहता था, आतंकवाद की उन जो है तमाम जो बम विस्फोट होते थे उन पे, लोकल की सियासत पे, जो तमाम देश विरोधी पार्टियां बना करके लोगों को उकसाते थे, लेकिन कुछ बदलाव सा दिखा कश्मीर में। वो वही कश्मीर जहां पर्यटक जाने से डरते थे, अब वहां पर 1 साल के अंदर तकरीबन जो एवरेज बताया जा रहा है वो 2,30,00,000 से एबव है। उस जो पर्यटक वहाँ पे पहुँचे, उस पर्यटक के पहुँचने से जो वहाँ पे रोजगार मिला, पहला जिस तरीके से आर्थिक स्वावलंबन वहाँ पर आया है, युवाओं को शिक्षा के प्रति जो जागरूकता मिली है, युवतियों को जो नौकरी के प्रति जागरूकता मिली है, उन जागरूकता की वजह मानते हैं कि ये विरोध उन्होंने करके दिखाया। और पहली बार उन्होंने देखा कि परिवार संपन्न कैसे किया जा सकता है अगर उनका रोजगार बढ़ता है तो। देखिए, आतंकवाद जिस तरीके से पाकिस्तान में वो नर्सरी है, आतंकवाद की नर्सरी पाकिस्तान है, और उसकी साया में ही ये हमारे जम्मू कश्मीर पर पूरा उनका कब्जा रहा। भले हमारा वहाँ लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुए, फारूक अब्दुल्ला से लेके अब तक उमर अब्दुल्ला तक मुख्यमंत्री वहाँ हुए, लेकिन वो सोच, वो विचारधारा, वो आतंकवादियों के दबाव में रही, डर की वजह से, चाहे जो भारत सरकार, कोई भी केंद्र सरकार रही हो, सबने आर्थिक रूप से जम्मू कश्मीर को इतनी ताकत दिया, इतना धन दिया, इतना बजट दिया कि आज वो स्वर्ग हो गया होता। लेकिन
जब ये सरकार आई और धारा 370 पर काम किया, आप उस पर गौर करिए कितना आतंकवाद, ऐसा दिन नहीं होता था जिस दिन कुछ घटनाएं होती ना हो बड़ी बड़ी आतंकवाद की। लेकिन धारा 370 को लागू करने की जो तैयारी की गई पिछले 3 वर्षों में, 3 वर्षों का ऑपरेशन था जम्मू कश्मीर का भारत सरकार का, और उसमें जो बड़े बड़े आतंकवादियों को जेलों में डाला गया और उनके इनकाउंटर हुए, सेना को छूट दी गई, बीएसएफ को छूट दी गई कि हमारी आंतरिक सेना बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो या हमारी सेना हो, सबको जो छूट दी गई उसका परिणाम है कि चुन चुन के मारना है। अब तो प्रधानमंत्री ने बोल ही दिया कि भैया मिट्टी में मिला देना है, भाई योगी आदित्यनाथ का वो तो डायलॉग आ गया यहाँ पर। अब उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश में वो चल रहा है, पाकिस्तान तक पहुँच गया है। और देखिए उसी का नतीजा है, इतना हमारी टेक्नोलॉजी इतना स्ट्रांग हुई मिलिट्री की कि भारत में रहते हुए हमने पाकिस्तान के पंजाब में, जहां आप जा नहीं सकते हैं, वहां हमने हमला किया और उसमें सफल भी रहे। आज जिस तरीके से पिछले कई दिनों से पहलगाम की घटना के बाद से लगातार हेकड़ीबाजी हो रही थी, बिलावल भुट्टो की बात करें, बिलावल भुट्टो के बयान आ रहे थे, वहाँ के तमाम मंत्रियों की बयान आ रहे थे, खास करके वहाँ के जो सेना अध्यक्ष हैं उनके भी बयान आ रहे थे। लेकिन 2 दिन के हमले के बाद जिस जगह तरीके से वो पत्र लेकर के विश्व जगत में लोन लेने पहुँचे हैं, उसके बाद जो हालात बने हैं विश्व जगत में, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान का, उसे कैसे देखते हैं कि कितनी घोर बेइज्जती मान रहे हैं? देखिए बड़ी दयनीय स्थिति है पाकिस्तान की। एक हेकड़ी दिखा रहा है, बंदर घुड़की है ये, उसमें कोई ताकत नहीं है, कुछ है नहीं, उनका आत्मबल नहीं। देखिए आपका लीडर कैसा है, आपका सेनाध्यक्ष कैसा है। अगर सेनाध्यक्ष बात कर रहा है मुसलमान की और हिंदू की, किसी भी सेनाध्यक्ष ने पाकिस्तान के इस तरीके से संबोधन नहीं किया, इन शब्दों का इस प्रयोग नहीं किया जिसमें कि पड़ोस के संबंध पर बड़ी दूरियां बढ़ें, और वो हुआ। उसी का नतीजा रहा कि उन आतंकवादियों ने पहली बार भारत में किसी धर्म के नाम पर अटैक किया, और धर्म के नाम पर अटैक किया, ये उनको उल्टा पड़ गया। ये सीधे हमारी एकता में और हम मजबूत हो गए। और हमारी तैयारी तो पहले से थी ही और है भी। आवाज़ भी देखिए, आज पिछले 2-3 दिन से जो सेना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार तीनों सेनाओं के साथ लगातार बैठकों पर बैठ के रणनीति पे रणनीति, अभी युद्ध हमारा नहीं शुरू हुआ है, इसको आप युद्ध अघोषित युद्ध तो कह सकते हैं। ये हम आतंकवाद का सफाया कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन युद्ध घोषित हुआ तो आप देख लीजिए कि जो भारत की एक नागरिक की मंशा है कि पीओके हमारा है। पीओके जो शिमला समझौता हुआ उसमें पीओके में के मामले में कोई तीसरा देश पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। भारत पाकिस्तान आपस में ही निपटाएंगे। हमारी ज़मीन पे आप 1 बीघे ज़मीन मेरी है, आधे बीघे पे आपने कब्जा कर लिया, बड़े भाई मेरे हैं या छोटे भाई हैं, जैसे समझ लिए। और जब हम चाहेंगे कि नहीं अब हमारा है तो हम ले लेंगे। तो हम आज काबिज अगर हो जाते हैं तो हमारी है, भारत की है। उस पर कोई दावा किसी भी यूएनओ सहित दुनिया के किसी भी सिस्टम में पाकिस्तान ये दावा नहीं कर सकता। ये जो माहौल बना है भारत का, ऐसे में भारत की सेना को चाहिए, भारत की सरकार को चाहिए कि हर हाल में युद्ध की स्थिति आती है तो आप तत्काल पीओके को हमारा अपना भारत में जोड़िए। अभी देखिए हमारी थल सेना नहीं कहीं गई, कहीं कुछ नहीं हुआ। अभी हवाई हमारी वो चल रही है। और जब हमारी सेनाएं यहाँ से चलेंगी, उधर से सेनाएं आएंगी, तब ना हम कब्जा करेंगे ना। अभी तो हम पाकिस्तान में जो आतंकवाद की नर्सरी हैं उनको हम ध्वस्त कर रहे हैं। और मसूद जैसे आतंकवादी जिसको अमेरिका भी नहीं अभी तक उसको ख़त्म कर पाया, तो दुनिया में चाहे जहाँ जाए, जो आतंकवाद का एक प्रमाण हो गया है इस दौर में, इन 3 दिन में प्रमाण हो गया है कि वास्तव में दुनिया में, जैसे पाकिस्तान बोल रहा था कि नहीं हम आतंकवाद के नर्सरी हम नहीं हैं, लेकिन अब प्रमाण जितने थे वो सामने आते जा रहे हैं। क्योंकि इसमें जो आतंकवादी ढेर हुए हैं सैकड़ों की तादाद में, वो सब जितनी घटनाएं अमेरिका से लेकर भारत में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं उन सब में वो शामिल रहे हैं। तो अब ये नंगा हो गया, ये भिखमंगा, ये कहीं भी भीख भी नहीं पाएगा, ये बच नहीं पाएगा जब तक ये शरणम गच्छाम भारत के सामने नहीं आएगा। आप बात करते हैं पीओके की, आपने बात की तो मुझे याद आया पीओके के साथ साथ इसमें पाकिस्तान 3 दरवाजों से घिरा हुआ है और तीनों दरवाजों से पाकिस्तान की तरफ केवल गोलियों की बौछार, मिसाइल और ड्रोन ही आ रहे हैं। हिंदुस्तान से पंगा लिया, 2 दिन से मुंह की खा रहा है।
बलूचिस्तान लगातार 18 लोगों को उठाया उसने, जो उनके परमाणु संयंत्र से जुड़े थे। 14 लोगों के मारने का दावा अभी भी कर रहा है। टीटीपी लगातार हमलावर है और कहीं ना कहीं दांत खट्टे कर रहा है। साथ ही साथ चौथा जो एक दरवाजा और खुलता हुआ नजर आ रहा है, वो पाकिस्तान के अंदर ही उनके कुछ मौलवी कह रहे हैं कि इस्लाम के खिलाफ है, आप आतंकवाद का साथ देकर के हिंदुस्तान के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इन 4 दरवाजे, एक तो घर का गृह युद्ध बनता जा रहा है और 3 दरवाजे दुश्मनों के। देखिए, आप अपने घर में आओ, अगर आपके घर में एकता है, अपने माता पिता भाई बहन जो भी चचा भतीजे जो भी है, अगर ये सब एकजुट हैं, जैसे कि आज भारत है, पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि हम पश्चिम बंगाल में जो सब केंद्र सरकार के खिलाफ माल्या ममता बनर्जी चलती हैं, वो आंतरिक राजनीति का विषय है। ऐसे ही आप मणिपुर का इधर उधर सिक्किम वो बेल्ट ले लीजिए या इधर जम्मू कश्मीर को ले लीजिए, इसको ये मानते थे कि ये टुकड़ों में भारत को हम कर देंगे। लेकिन उनको ये होश नहीं रहा कि बलूची जो है, बलूचिस्तान चाहिए है, और इतने गृह युद्ध में भारत नहीं फंसा है, पाकिस्तान फंसा है। पाकिस्तान के कितने टुकड़े होंगे, जैसे ही युद्ध छिड़ेगा आप देख लीजिएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर युद्ध होता है वास्तव में, तो बलूचिस्तान का एक अलग आपको देश बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, मिलेगा, और भी उसके टुकड़े हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े। पीओके तो हमारा हो ही जाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसलिए युद्ध से बचने की पूरी प्रयास पाकिस्तान कर रहा है बंदर घुड़की के साथ। युद्ध छेड़े तो छोड़ेंगे नहीं, ये भारत की पॉलिसी है। आज से नहीं है, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से हमने किसी देश पर पहले हमला नहीं किया। हमला हमने देखा, अभी परसों ही देख लीजिए, हमला उन्होंने किया तो हमने कल उनको सीधे लाहौर पे उनको जवाब दे दिया कि ये है हमारा नमूना। ठीक शाम को कल आप नहीं माने तो हमने 1 घंटा वार अपनी सहा, जो हमारा S-400 सिस्टम जो है हमारा, उससे हमने आपकी सारी मिसाइल्स को, सारे ड्रोन्स को डैमेज कर दिया। हमारे किसी भी शहर को आपने डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। छुटपुट को छोड़ दो, ठीक है, लेकिन आप कहीं कुछ नहीं कर पाए। आप कहीं कुछ कर भी नहीं सकते हैं। जो हमारे पास आज सैन्य ताकत है भारत के पास, वो बिरले ही मिलेगी। आप इजराइल को लीजिए, इजराइल के युद्ध की बात करते हैं, हमास की बात करते हैं, ठीक, लेकिन क्या भारत ने जो दिखाया है वो अपनी ताकत, बिल्कुल वैसे ही आसमान में भी जो भी आया हमने उसको आसमान में ही डिस्ट्रॉय कर दिया, ज़मीन पे आने नहीं दिया, ना हम आपकी ज़मीन पे गए। जब हमारे पास इतनी ताकत है, आपके पास नहीं है, तो आप क्यों भिड़ रहे हो? धर्म के नाम में, इस्लामिक कंट्री के नाम पर आप अगर चाहते हैं कि भारत भी वही हो जाएगा, तो ये असंभव है। दुनिया के कुछ नियम हैं, कानून हैं, उनके हिसाब से, यूनो के हिसाब से सारे देश चलते हैं, भारत उसी राह पे चल रहा है। और ये जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ना, हम तो हनुमान जी के दर्शन पे चल रहे हैं, तो वही चल रहे हैं, तो वही रिजल्ट आएगा। लंका किस दिन हमारे सेना के जाबाज जो है लंका पूरी दहन करके आएंगे पाकिस्तान का, तब हम लोग बिल्कुल एंजॉय करेंगे, दीपावली मनाएंगे। बिल्कुल, राजनाथ जी ने तो बड़ा स्पष्ट कर दिया कि जो महिमारा तिन महिमारे, और तो हनुमान जी के बनाए हुए रास्ते पे वो चल रहे थे। लेकिन इन रास्तों के बीच में जो पाकिस्तान का एक अपना, ये कह सकते हैं कि आत्मविश्वास था कि चाइना विथ आर्मी उसके साथ लड़ाई लड़ने चला आएगा, हथियारों की पूरी खेप उसको दे देगा, उसके साथ और जो पीछे से देश थे बकअप कर रहे थे, पुशअप कर रहे थे, उनके भरोसे क्या टूट पड़ा हिंदुस्तान से और उसके बाद अब मात खानी पड़ रही है? वो उसकी गलतफहमी रही और उस गलतफहमी का वो शिकार हुआ है। क्यों? आज कहीं भी युद्ध होता है, बल कहते हैं अपना बल होता है, दूसरे का बल नहीं होता है। आपके उसमें ताकत है तो आप लड़ाई लड़ेंगे, आप में ताकत नहीं है तो दूसरा कोई लड़ाई आपके साथ लड़ने नहीं आएगा। ज़्यादा दूर दूर खड़ा रहेगा, भैया इनको चोट लगे तो उनको दवा इलाज हम करा देंगे और पुलिस थाना इधर उधर करा देंगे। तो इस छोटी सी बात को पाकिस्तान की समझ में नहीं आ रहा है। उसकी समझ में आना चाहिए कि आप साथ चाइना तो व्यापारिक उसके रिलेशन है, वो उसने अपने व्यापार के बिजनेस के हिसाब से उसने व्यवस्था कर रखा है। वो थोड़ी ना, अगर चाइना आ जाता है तो भारत साथ अमेरिका, फिर क्या होगा? हम बढ़ने लगेंगे। तो आज पूरे एशिया में देखिए ये बहुत बड़ी घटना हुई है, और ये घटना ये है कि हमारे दक्षिण एशिया में इस घटना ने ये दिखा दिया है, भारत की ताकत ने दिखा दिया है
क्योंकि पाकिस्तान कूद रहा था फुदक फुदक करके, ठीक है, उसको ठंडा कर दिया है एक ही दिन में भारत ने। तो पूरे दक्षिण एशिया में आज भारत का झंडा ऊंचा है, ऊंचा ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से अमेरिका से बड़ी उम्मीदें लगाए हुए था पाकिस्तान, लेकिन वहाँ के उपराष्ट्रपति, चूंकि उस समय वो थे जब पहलगाम की घटना, वो पूरे परिवार के साथ आगरा में मौजूद थे जब पहलगाम की घटना हुई। उस घटना के बाद उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम आपके और हिंदुस्तान के बीच के इस झगड़े पे पड़ने वाले नहीं हैं। तो ये स्पष्ट जिस तरीके से मना हुई, कहीं ना कहीं कितना बड़ा झटका मानते हैं उसको आप पाकिस्तान के लिए? देखिए, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका उसको हर तरीके से है। देखिए, आप देखिए रिलेशन काहे के हैं? रिलेशन होते हैं अर्थ के, व्यापार के। व्यापार से ही तो देश की समृद्धि आएगी ना। हमारी गरीबी रेखा का जब हमारी ग्रोथ होगी, जनता गरीबी रेखा के ऊपर आएगी, तो हमारा आर्थिक स्थिति हमारी स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी। तो ये देश की है। तो भारत में जो हमारी जनसंख्या है उस अनुपात को देखते हुए आपकी चाहे चाइना हो और चाहे आपका अमेरिका हो, दोनों व्यापारिक देश हैं, समझ लीजिए। वे किसी के नहीं अपने व्यापार के हैं। और हमारे जो जनसंख्या ज़्यादा है, हाँ, हम किसी भी प्रोडक्शन का हम उसके उपभोक्ता हो गए। सबसे ज़्यादा उपभोक्ता भारत में ही इस समय दुनिया के। तो उपभोक्ता जहाँ है उसकी तरफ उस देश को झुकना पड़ेगा, चाहे चाइना हो और चाहे अमेरिका हो। तो इन दोनों के मामले में पाकिस्तान बहुत छोटा है, तो उसको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। मैं कह सकता हूं कि जिस देश के एप्पल के फोन को अगर हिंदुस्तान ने फेंक दिया तो वो एप्पल सड़ जाएगा। विश्व के सबसे बड़े मार्केट बने हैं बाजार। यस, इसीलिए झुकना पड़ रहा है। बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं दादा, जिस तरीके से मीडिया का रुख होना चाहिए, क्योंकि हम लोग उसी मीडिया की तरफ से आते हैं। कल देर रात भी मीडिया के तमाम बड़े संस्थानों के द्वारा जिस तरीके से खबरों को लेकर के परोसा जा रहा था, उसमें कुछ कमियां दिख रही हैं। हाँ, बिल्कुल। क्या सुधार की जरूरत? देखिए, ऐसा है, देखिए, हमको एक निष्पक्ष पत्रकारिता पे जब हम आते हैं तो हमको सभी पहलुओं पे चलना चाहिए। अब हम ठीक है, हम देश प्रेमी हैं, हमारे लिए भारत पहले है, हमारा राष्ट्र पहले है, राष्ट्र प्रथम है हमारा, हम भारत की बात पहले करेंगे। लेकिन हम इतना भी नहीं दूसरे को कहेंगे कि जो वो सत्य हो ही ना, तो वो सत्य नहीं है। जो सत्य नहीं है उसको आप अगर परोस रहे हैं भारत की जनता को या दुनिया के लिए, तो वो पत्रकारिता के लिए ठीक नहीं है। ये हमारा मीडिया का वर्क नहीं है। हाँ, ठीक है, हमने पहले बोल दिया, पहले हमारा राष्ट्र है, हम राष्ट्र की बात करेंगे। दूसरा क्या है, उसका माइनस पॉइंट क्या है, वहाँ पे आप आइए। लेकिन आप उसमें अपनी तरफ से मिर्च मसाला लगा करके कहो कि वो जेल में गए, उनको वो वहाँ से भाग रहे हैं, वहाँ जहाज से पता नहीं कहाँ जा रहे हैं 6 लोग, है ना। हाँ, ये सब बहुत गलत है। उससे देखिए, आम जनता इस चीज़ से नाराज हो जाती है। आप क्यों अपने को मोदी गोदी मोडिया कहलाना चाहते हो भाई? आप फेयर वर्क करिए ना। आपको प्रथम भारत के लिए बात करना है। हमको भारत के सेना के जवानों का मनोबल ऊंचा करने के लिए मीडिया के लिए जो जनता का काम है उसका उत्साह। अब देखिए, 1971 का युद्ध हुआ तो हम लोग छोटे थे, लेकिन ये था कि हाँ, ब्लैकआउट है तो लाइट बंद करो, एक दिया जला दो, टिमटिमी कमरा बंद है, ठीक है। लेकिन जब सेना जा रही, मान ली लखनऊ से यहाँ कैंट से निकल रही हैं गाड़ियाँ, तो आम जनता उनके लिए ये उपहार दे रही, ये एक उत्साहवर्धन का काम कर रही। हम उत्साहवर्धन के लिए, हम उनकी वाहवाही के लिए सब कुछ करेंगे, वो कर रहे हैं। और हमारी सेना वैसे भी सशक्त इतनी है आज की तारीख में, तो वो तो तारीफ के काबिल है ही है, वो तो तारीफ करने ही करना है। लेकिन उसमें मिर्च मसाला लगा करके किसी को अपनी एक न्यूज़ को अट्रैक्टिव बनाना, वो क्षणिक है, उस पर नहीं जाना चाहिए। बस मेरा एक अंतिम सवाल, परमाणु बम की धमकी देना पाकिस्तान का लगातार जारी रहा, क्या लगता है कि परमाणु बम का इस्तेमाल इतना आसान होता है कि धमकी दी और कट्टे की तरह के निकाला और धाए से चला दिया? उसका इंटरनेशनल जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तरीके कितना उसको काम करना पड़ता है और कैसे? क्योंकि आपने लंबे समय से रक्षा के क्षेत्र में भी काम किया और राजनीति हो या फिर पत्रकारिता, एक लंबा अनुभव, उस दृष्टिकोण से कितना इजी है? जनता जानना चाहती है कि आखिरकार परमाणु बम कैसे हमला कर देगा। भारत वो है जिसने इंदिरा गांधी के समय में परमाणु बम की एक शुरुआत की। भारत वो है, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण में जाकर के खुले
कहा भी गया कि नहीं, साइलेंट वे में अमेरिका जान न जाए, अन्य देश जान न जाए, लेकिन नहीं, अटल जी ने कहा नहीं, खुल जो है हमारे पास है, आओ। परमाणु बम तुम चोरी चोरी बना, हमने तो खुल के बनाया है ना। तुम बंदर घुड़की दे रहे हो, तो कहा हमारे पास नहीं है, तुम्हारे पास अगर परमाणु बम है तो हमारे पास भी तो है, हम तुम्हारी तरह बंदर घुड़की या चिल्ला नहीं रहे। तो ये तो जिसमें ताकत कम होती है वो ज़्यादा चिल्लाता है, ठीक है। जो ताकतवर होता है वो गंभीर होता है, वक्त आने पर वो जवाब देता है। तो पाकिस्तान अपनी बंदर घुड़की देना बंद करे, वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना सीनियर जर्नलिस्ट, राजनीति के विश्लेषक और रक्षा क्षेत्र के जाने माने नाम शिवशरण जी को आपने सुना। और अब यही मैं कहना चाहूँगा कि ये युद्ध नहीं, ये बहुत गंभीर विषय है, इसे सोशल मीडिया पे मजाक बनाने से बचें। साथ ही साथ सैनिक कहीं पे भी आपको आते जाते दिखे, सैनिकों की गाड़ियाँ दिखें, उसका वीडियो ना बनाएं। आपको जरा सी भी जानकारी सैनिकों के लोकेशन की होती है तो कतई उस लोकेशन को न तो सोशल मीडिया पे, ना ही अपने किसी सर्किल पे, यहाँ तक कि अपने घर पर भी न बताएं, क्योंकि सैनिक कहाँ पर, किस मोर्चे पर और किस ये कहा जाए कि पोजीशन से वो जा रहे हैं, ये अगर हम लीक करते हैं तो अपने ही देश के लिए, अपनी ही जवानों के लिए, अपनी ही सेना के लिए नुकसान भी दे सकते हैं। तो ऐसे में एक गंभीर जिम्मेदार नागरिक भारत का बनिए, और इस जिम्मेदारी जो आपके कंधों पर दी जा गई है सरकार के द्वारा, या ये सरकार के द्वारा नहीं, ये आपका नैतिकता और एक नैतिक अधिकार बनता है, इसे भी पूरा करिए। नमस्कार, हम फिर मिलेंगे अगली बार एक नए अतिथि के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।